नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 2014 में केंद्र की सत्ता से गायब होने के बाद 2023 में 28 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में हैं। लेकिन ये कोशिश कामयाब कैसे होगी, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि जो पार्टियां एकजुट होने का दम भर रही हैं, उनकी तनातनी खुलकर सामने भी आ रही है। दिल्ली पंजाब में कांग्रेस आप में खुलकर टेंशन है। सीटें वजह तो है, साथ ही साथ पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी ने दूरियां थोड़ी और बढ़ा दी। इंडिया गठबंधन में दरार सिर्फ दिल्ली पंजाब में नहीं है, बल्कि बंगाल में भी टीएमसी कांग्रेस के बीच तल्ख बयानबाजियों को लेकर और छोटी छोटी बातों पर ध्यान। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल यह है, अभी से जब ये हाल है तो आगे क्या होगा, कैसे ये गठबंधन चलेगा? क्योंकि ये मानकर चलिए, मौजूदा वक्त में विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नरेंद्र मोदी को मात दे सकती है। इसलिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन में गांठें लगातार खुलती जा रही हैं। इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। अकाली गवर्नमेंट के समय पे, अकाली और बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी, तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। जब कांग्रेस की सरकार आई, ये और इनके 10 साथी गिरफ्तार हुए। इनके बाकी साथियों को सजा हुई 10 साल की। इनके पास बिस्किट सोने के पकड़े गए, हीरोइन पकड़ी गई, पाकिस्तानी सिम पकड़े गए, कार्टलेज पकड़ी गई, फेक पासपोर्ट पकड़े गए, काफ़ी चीज़ें इनसे रिकवर हुई। परंतु सुखपाल खैरा ने जब वो अरेस्ट थे तो उसके बाद कांग्रेस को ज्वाइन किया। सीधा सीधा एक बात सामने आती है कि राजनीतिक संरक्षण के लिए, ताकि इनको कैद ना हो, ये कांग्रेस में शामिल हो। अब केस 2015 का है, तो 2015 का है तो 2018 तक आम आदमी पार्टी में थे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तरह से बदले की कार्रवाई है। कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, तो कैसे बीजेपी आरएसएस से लड़ सकते हैं? इसके मतलब कि एक तरह से जो एक्ट भगवंत सिंह का है या पंजाब सरकार का है, वो बीजेपी को ही मजबूत कर रही है। हम थोड़ा दिल के साफ सुथरा आदमी हैं। हम भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी जो इच्छा हुई है मैं बोलता हूँ, और हमारे मौलिक अधिकार को कोई तोड़ नहीं सकता। मौलिक अधिकार हमारा ये है कि अपनी अभिव्यक्ति को हम व्यक्त करें, ये हमारा अधिकार बनता है। और इसलिए मैंने अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए मैंने कहा कि बिहार कभी प्रधानमंत्री नहीं दिया, इस बार बिहार का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हों, ये मेरी अपनी राय है। अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल पर। 23 में लड़ेंगे तो 24 में कैसे जुट पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? आपसी तनातनी के पीछे गठबंधन में कौन जिम्मेदार है? चौथी मीटिंग कब होगी, कोई अता पता नहीं। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। एडवोकेट महिमा सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हैं। अनूप सांडा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। और सरिता सिंह जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। महिमा जी, आपसे शुरू करता हूं। केस तो पुराना था, गिरफ्तारी आज हुई है, जो काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का है, वो चल रहा है। कोई व्यक्तिगत मामला इसको क्यों बनाया जा रहा है? और क्या ये एक दरार का कारण भी हो सकता है? आने वाले समय में और दरार बढ़ सकती है, क्योंकि पंजाब इकाई, बंगाल इकाई पहले से ही कह रही है हमें अकेले लड़ना है। पंजाब और कांग्रेस की इकाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी है। जय हिंद रजत जी, आज आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ये शब्द बहुत आज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अन्याय कहीं भी हो, वो न्याय के लिए एक खतरा बना रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि कल खड़गे जी ने जब बात की तो उन्होंने ये बात कही कि अन्याय के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। और इंडिया जो एक गठबंधन बना है, उसके अंदर भी वो
एक जैसे मत रखने वाली सब पार्टीज एक साथ इकट्ठा हुई हैं जो तानाशाही के विरुद्ध लड़ रही हैं। रही बात पंजाब की, आपने जो सवाल उठाया है, आज वो सवाल जब खड़ा है तो एक सवाल बड़ा ये खड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को क्वॉश कर दिया था इस साल फरवरी के महीने में। और इससे पहले कि मैं इस पर टिप्पणी करूं, बहुत जरूरी हो जाती है ये बात कि हम सब जहां लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे हैं, हम इस देश के संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं रजत जी, और हम आंखें मूंद कर साथ नहीं आए हैं। हम इस बात को समझते हुए साथ आए हैं कि हमारी जो बड़ी लड़ाई है वो तानाशाही के विरुद्ध है। हम सबने जो हाथ मिलाए हैं वो संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए और उसी संघीय ढांचे को बचाने के लिए मिलाए हैं जिस पर आज जो आपकी चर्चा है वो आधारित है। क्योंकि देखिए, स्थानीय मुद्दे होंगे, स्थानीय मतभेद हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर हमारी अपनी लड़ाइयां हो सकती हैं, क्योंकि ये संघीय ढांचा है और इसका हम सम्मान करते हैं। इसी संघीय ढांचे का भाजपा अपमान करती है, बार बार करती है। जब वो स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात को परोसते हैं देश के सामने, तो वो संघीय ढांचे पर सीधा सीधा आघात होता है। और इसी स्वर में मैं अब ये बात बोलने जा रही हूं कि आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर इस बात का ख्याल रखना होगा कि क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, और यदि ऐसा है तो वो अन्याय की बात है। ठीक है, और अन्याय कहीं पर भी हो उसे दुरुस्त करना। लेकिन महिमा जी, ये आपने नहीं कहा कि गठबंधन धर्म का भी आम आदमी पार्टी और सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सरता जी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि संघीय धर्म पहले है, संघीय धर्म संविधान पहले है रजत जी। और हमारा जो गठबंधन है, हमने शुरू से ये बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट किया है, हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। हमारा गठबंधन संघीय ढांचे पर आघात होने से बचाने वाला राकेश जी आ रहा हूं, एक बार सरता सिंह जी को जोड़ ले। सरता जी, महिमा जी को आपने सुना, वो कह रही साहब जब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ था तो आज कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? ठीक है रजत जी, मैं दो हिस्सों में आपके सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहला हिस्सा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में ड्रग्स को मिटाने के लिए वहां पे सरकार में आई है। लोगों ने जो वहां पे हम पे पूरा भरोसा दिखाया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है हमारी, वो इसलिए क्योंकि हम कटिबद्ध हैं कि हम पंजाब से ड्रग्स को खत्म करेंगे। ये पहली बात। और जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई है, आपको पूरी तरह से ये ज्ञात है कि किस लेवल का ड्रग्स मेनेस पूरे पंजाब में चल रहा था, ड्रग्स माफिया पूरे पंजाब में चल रहा था। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ और अपनी जो भ्रष्टाचार की मुहिम है उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इसमें हम किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने इतिहास में भी देखा है कि अगर हमारे में से, हमारी पार्टी में से अगर कोई मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का होगा तो हमारा जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम है उसमें अगर वो लिप्त पाया जाएगा तो पंजाब सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब दूसरी बात आते हैं कि जो आप बार बार इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ पिछले कई दिनों से कि कहीं से भी कोई बात आती है तो तुरंत इंडिया अलायंस के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जब ये 2023 में लड़ रहे हैं, 2022 में लड़े, 2024 का चुनाव ये इकट्ठे मिलकर कैसे लड़ेंगे। तो मैं ये बात स्पष्ट कर देती हूँ कि ये लड़ाई कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं है। हम सब मिलकर इंडिया अलायंस की तरफ कटिबद्ध है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ठीक है, मैं बिल्कुल मैं सेकंड राउंड में जब आपके पास आऊंगा तो एक बार आप बाजवा साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था, बाजवा साहब ने क्या कहा था, पंजाब कांग्रेस के सीएलपी लीडर है, एक बार उनको आपको सुनना चाहिए। आप जो आरोप इधर लगा रही हैं कि हम लोग कर रहे हैं, ये तो उधर से ही आ रहा है। बाजवा साहब अगर बोलेंगे सारी सीटों पर लड़ना है तो हम उस पर बातचीत क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, आ रहा हूं राकेश जी, खींचतान बिल्कुल ओपन है। हमने अधीर दा को सुना, हमने तो नहीं कहा, अधीर दा ने कहा सरकार काम नहीं कर रही है, अधीर दा ने कहा हमको अकेले लड़ना है, ममता बनर्जी के साथ नहीं जाना। और वो कोई आज का स्टैंड नहीं है, पुराना स्टैंड है अधीर रंजन चौधरी जी का। बाजवा साहब का स्टैंड है अकेले लड़ना है। दिल्ली में संदीप दीक्षित, अजय माखन, जितने नेता हैं वो कह रहे हैं हमें आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना। प्रवक्ता नेता एक साथ बैठ रहे हैं, चाय कॉफी लंच डिनर सब कुछ हो रहा है, पटना बैंगलोर मुंबई मीटिंग हो रही है, लेकिन डाउन द ग्राउंड वर्कर एक साथ नहीं है।
रजत जी, वास्तविकता में ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है और हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मीडिया में कैसे फोटो अपॉर्चुनिटी बन जाए, कैसे ब्रेकिंग खबरें चल जाए, कैसे सजावटी तौर पर इसको बेहतर दिखाया जा सके कि हमने एक बड़ा इंडी अलायंस बना लिया है। सच्चाई यह है कि इन्होंने अपना पहला जनता के बीच में रैली तय की थी मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ जी ने तुरंत मना किया कि नहीं, मध्य प्रदेश में रैली मत करना, वरना बची कुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी अगर यहां जनता के बीच में यह अलायंस आ गया तो। अलायंस किसी स्थिति में जनता के बीच में फॉर्म नहीं हो पा रहा है। आज आपने पंजाब का उदाहरण दिया, आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, मैं उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण देता हूं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में अजय राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और अजय राय ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी की हठधर्मिता के कारण हम बागेश्वर का चुनाव हार गए। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी अपनी 6 सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में घोषित कर चुकी है। सच्चाई यह है कि यह इंडी अलायंस अभी भी केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता डेंगू कहा है, अधीर रंजन चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्पेन की यात्रा में जब ममता बनर्जी गई है तो 3 लाख रुपए प्रतिदिन के कमरे में रुकी और निवेश कुछ नहीं आया। देखिए, ये जो इतने गंभीर आरोप एक दूसरे के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, ये वहां की स्थानीय राजनीति है और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को बार बार कांग्रेस का नेतृत्व इग्नोर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन केवल सत्ता लोलुपता में, बिना किसी वैचारिक साम्यता के, बिना किसी नीति के आप बदनीयती के साथ कोई गठबंधन बनाने का प्रयास करेंगे तो वो जमीन पर उतर नहीं सकता है। उसके इसी प्रकार के परिणाम होंगे कि आप जोड़ने की कोशिश करते हैं और रोज रोज टूट जाते हैं। एक मिनट जा रहा हूं राकेश जी, इसमें जो गठबंधन के साथी कांग्रेस के हैं, भीतर ही इतने गुट हैं, इतने गुटबाजियां हैं कांग्रेस के गठबंधन के साथी हैं या जो पैनलिस्ट हैं, अब देखिए ये पैनलिस्ट एक साथ हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं, हाईकमान जिसको आप कहते हैं, वो भी एक साथ है। वो कह रहे हैं साहब बड़ी पार्टियां हैं, यही तो डेमोक्रेसी है कि एक दूसरे के खिलाफ हम बोल सकते हैं, और कहा इतनी सारी पार्टियां होगी तो आइडियोलॉजीज अलग होगी, सब लोग एक जैसा सोच नहीं सकते। कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहा 2-3-4 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको लो। इसका इनका केवल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। सरता जी आ रहा हूं। एक प्रोग्राम है कि इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए विषयों पर कैसे घात करो, कैसे सनातन को मिलकर के उसको अपमान को मजहबी तुष्टीकरण की एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाओ, कैसे सांप्रदायिक विभाजन की लकीरों को और गहरा करो, कैसे जाति और मजहब के नाम पर इस देश में विभाजन के खतरे प्रोग्राम पर, इसी सीएमपी पर लगातार कांग्रेस पार्टी का यह इंडी अलायंस काम कर रहा है। हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, जब तक क्योंकि आप सनातन को बीच में ले आए और आपकी एक बार समाजवादी पार्टी अनूप सांडा जी, कोई गठबंधन नहीं बन सकता। आ रहा हूं अनूप जी, देखिए मामला वहीं तक पहुंच जाता है। लड़ाई कांग्रेस आपके बीच में, पंजाब यूनिट, बंगाल यूनिट, दिल्ली यूनिट, उसके बाद मध्य प्रदेश में अखिलेश जी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं साहब ये तो इंडिया अलायंस बिल्कुल सनातन के खिलाफ है, घूम फिर के बात तो वहीं पहुंच गई। ये राम के भरोसे वाली पार्टी है और राम और भगवान राम और धर्म के ही भरोसे इनका पूरा काम चलना है, इसलिए इनको हर जगह सनातन को लाना है। हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम समझ नहीं पाते हैं इनकी आस्था कैसी है कि जरा जरा सी बात पे इनको सनातन धर्म को इतना कमजोर समझते हैं कि इनको सनातन धर्म खतरे में लगने लगता है। ये लोगों को की भावनाओं से खेलना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को भड़का करके वोट को ठगना चाहते हैं, इसलिए इनको बार बार धर्म की याद आ जाती है। मैं अभी राकेश भाई हमारे बड़ा धारा प्रवाह बोल रहे थे और बहुत चीजें इन्होंने कह दी कि फोटो क्या है और फोटो के लिए है और कहीं कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं एक सवाल कि एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में गाय को अपनी माता कहती है, पूर्वोत्तर के राज्यों में और गोवा में ऐसी पार्टियां हैं उसी एनडीए के अलायंस में जो कहती कि गोमांस की बिक्री को हमको और बढ़ावा देना है। तो क्या इनके एनडीए की कौन सी रणनीति है जरा बताने का काम करेंगे? सत्ता के लिए गठबंधन नहीं है क्या? दूसरे पे आरोप लगाने के पहले इनको अपने घर में झांक लेना चाहिए। अब रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी का, कौन नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है? हम बात कर रहे हैं इस देश के संविधान के ऊपर जो खतरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंडरा रहा है उसको ठीक करने के लिए। हम बात करना चाहते हैं कि लोकतंत्र के आवरण में इस देश में जो व्यक्ति पूजा और राजतंत्र की आहटें सुनाई दे रही हैं उन आहटों से कैसे निपटना है इस देश को, इसके लिए हम एक होना चाहते हैं। हम इस देश के उन 50% अमीरों गरीबों के लिए एक होना चाहते हैं जिनके पास देश की मात्र 3% संपत्ति है। हम इस देश के उन
1% सबसे ज्यादा अमीर लोगों के गठबंधन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने देश की 40% संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है। और ऐसे इन 1% लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा संरक्षण है, इसलिए इंडिया अलायंस बना है। ठीक है, राकेश जी रिप्लाई दे रही है, फिर उसके बाद बृजमोहन जी के पास जाना। देखिए, अनूप संडा जी ने कहा कि हम राम के भरोसे हैं। हाँ, हमारा राम में भरोसा है और आपका रावण में भरोसा होगा। आपकी पार्टी के नेता लगातार सनातन पर जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, आपका अधर्म में भरोसा है, हमारा धर्म में भरोसा है। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये अभी लंबी लंबी बातें करते हैं गरीबों के कल्याण के लिए। ये लंदन से बग्घी मंगा करके मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाना, ये कैसे गरीबों का कल्याण होता है, जरा समझाइए ना। ये सैफई में बॉलीवुड की डांसर मंगा करके सैकड़ों रुपए करोड़ रुपए खर्च कर देना, ये कौन सा गरीबों का कल्याण की नीति होती है, ये जरा समझा के दिखाइए ना। इस देश में 4 करोड़ बेघर लोगों को पक्का घर देना, ये गरीब कल्याण का काम होता है। इस देश में 11 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा देना, ये गरीब कल्याण का काम होता है। इस देश में 80 करोड़ लोगों के घर में रोज राशन पहुंचा देना, ये गरीब कल्याण का काम होता है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड से इलाज करा देना, ये गरीब कल्याण का काम होता है। मैं तो राकेश जी को जानता हूं, बहुत विद्वान और बड़ी इनकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी है। इन्होंने बग्घी से इनको ऐतराज, इन्होंने 8,500 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज को भूल गए, उसकी भी चर्चा कर लेते। ठीक है, आ रहा हूं, बृजमोहन जी के पास जा रहा हूं। बृजमोहन जी, ये 2 चीजें हैं। पीएम के लिए है, ठीक है, आप बन जाइए पीएम, ले लीजिएगा। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार बृजमोहन जी को भी जोड़ ले। बृजमोहन जी, ये जो एक नैरेटिव भी है, ये लोग इस बात को जानना चाहते हैं, भाई कांग्रेस का विधायक अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अरेस्ट करेगी तो कांग्रेसी नाराज क्यों नहीं होंगे? कहेंगे साहब, एक तरफ तो आप हमारे साथ बेंगलोर पटना में बैठते हैं, मुंबई में बैठते हैं, आवभगत भी होती है, साथ में बैठते हैं, और उसके बाद हमारा ही विधायक अरेस्ट कर लेते हैं, ऐसा क्यों? रजत जी, देखिए कि अभी मैं सुन रहा था आप पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने तार्किक रूप से ये बताने की कोशिश की कि वहां पर आप पार्टी पूरी तौर से ड्रग के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने वहां पे इनकी गिरफ्तारी की है। नैतिक आधार पे बात बिल्कुल ठीक लगती है कि ऐसा इनको करना चाहिए, इस पे कोई शायद कानून व्यवस्था का हिस्सा है तो ठीक है, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि ये पूरी भ्रम की राजनीति के शिकार है। ये पंजाब की बात अगर मैं आज छोड़ भी दूं कि खेरा साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप पार्टी लगातार कांग्रेस को ऊपर दबाव बनाकर, अभी बेंगलोर की मीटिंग के लिए आप देखिए किस प्रकार से दबाव बनाया था, और इस ढंग से इन्होंने एक नैरेटिव पैदा किया कि अगर आप पार्टी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगी तो INDIA अलायंस का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो आप पार्टी लगातार अपने गठन के समय से इस प्रकार के आरोप लगाती है, चाहे वो फिर आरोप लगाने के बाद में कोर्ट पे जाकर उनके नेता माफी मांग ले, लोगों के दरवाजे जाकर माफी मांग ले, लेकिन एक आरोप लगाकर वो अपने महत्व को बनाने का काम करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इससे जो उनका गठबंधन है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। यही तो मैं कहता हूं कि भ्रम का जो मतलब है, ये पूरा INDA अलायंस पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। एक तरफ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब इनसे उन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है तो वहां पर ये पूरी तौर से बगले झांकने लगते हैं। आप ये इनका कहना ये कि हमारे पास, हमने अलायंस जो बनाया है, हम भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं इसकी कोई, ना तो उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, ना उनकी इसकी कोई जानकारी है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे पास देश के लिए एक 25 साल का एक ऐसा विस्तृत ब्लूप्रिंट है जिसमें मैं देश को एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं जहां पर कि पूरे विश्व में से भारत दिखे, तो उसका जवाब में ये क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हटाइए। मेरा कहना यह कि ये जो INDIA अलायंस है ये पूरी तौर से भ्रमित है, ना तो इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना ही मैं जा रहा हूं। सरता जी, 2-3 चीजें जो राकेश त्रिपाठी जी ने भी कही और उसके बाद बृजमोहन जी ने भी कही। ठीक है बृजमोहन, मैंने आपको पॉइंट ले लिया, आ रहा हूं आपके बाद। बृजमोहन जी ने कहा कि आप प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स कर रही हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स, बैंगलोर जाने से पहले प्रेशर, यहां पर प्रेशर, किस बात का प्रेशर है? देखिए, मैं एक चीज बहुत साफ तौर से कह देना चाहती हूँ कि जब से इंडिया अलायंस बना है, तब से भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि अब उनका अंत नजदीक है, क्योंकि इंडिया अलायंस एक तरह से
पूरी तरह से देश के संविधान को बचाने के लिए कमिटेड है। जो ये पूरा तानाशाही का रवैया पिछले 10 साल से केंद्र की भाजपा सरकार अपना रही है विपक्षी पार्टियों के प्रति, देश के प्रति, और अब ये खुद कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने 25 साल का ठाका दिया है जी, जिसमें 10 साल बीत गया। 10 साल में वो रोजगार नहीं दे पाए, 10 साल में वो महिलाओं के लिए महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, 10 साल में खिलाड़ियों का अपमान हो गया। इस देश में हर तरह की तानाशाही 10 सालों में हुआ है। तो ये इंडिया अलायंस जो बना है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे संविधान की धज्जियां बार बार भाजपा उड़ाती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को मिला है, जिसमें इस देश को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव का जो एक अधिकार मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से छीनना चाहती है, इंडिया अलायंस उसके प्रति प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। ठीक है, हम ये करेंगे। नहीं, मेरी पूरी बात। दूसरी बात ये लगता है कि पूरी तरह से ये इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए जैसे ही कोई न्यूज आती है उसको हेडलाइन बना के इसलिए चलाया जाता है ताकि एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट किया जाए। नहीं हेडलाइन बनाई। कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध में बोला है सरिता जी। ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, एडवोकेट महिमा सिंह जी के पास। महिमा जी देखिए, ये बहुत आसान बात है जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता नेता बोल रहे हैं। यहां तक कहा गया कि देखिए साहब, जब शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे पर कमेंट करे तब हम कमेंट करेंगे। लेकिन अगर विधायक गिरफ्तार होता है, पंजाब यूनिट कहती है हमको अकेले चुनाव लड़ना है, दिल्ली यूनिट कह रही है, तो क्या इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है? ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपनी जगह है, बीजेपी के खिलाफ 28 दल साथ आए, ठीक बात है डेमोक्रेसी के लिए, विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अधीर दादा सुओ मोटो बोलेंगे, बाजवा साहब खुद बोलेंगे, संदीप जी खुद बोलेंगे, खेरा साहब की इधर गिरफ्तारी होगी तब कांग्रेसी बोलेंगे, तो क्या एक मैसेजिंग खराब नहीं जाएगी इससे कि साहब ये किस टाइप का अलायंस है, जहां बड़े नेता बैठते हैं, शीर्ष नेता बैठते हैं, बातचीत होती है, मोदी के खिलाफ एक मंच तैयार होता है, लेकिन जब स्टेट वाइज स्टेट मामला आता है तो वहां कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है वो एक साथ दिखते ही नहीं है। महिमा जी, आपने जो सवाल पूछा रजत जी बहुत रेलेवेंट है और उसका जवाब दूं उससे पहले दो बातें भाजपा के बारे में स्पष्ट कर देना चाहती हूं ताकि दर्शकों को एक सही दृष्टिकोण, एक परिप्रेक्ष्य। राकेश जी ध्यान से सुनिए। 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली तब से आज तक एनडी अलायंस के अंदर से लगभग 15 पार्टियां छोड़ के जा चुकी हैं, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। अगर आप इतिहास देखें 25 साल का, ये जो अपना नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो बुलडोजर जस्टिस पार्टी को छोड़ के जा चुकी हैं 15 पार्टियां, और जिसमें टीडीपी शामिल है, पंजाब से एसएडी शामिल है, जिसमें शिवसेना शामिल है, और हाल में आपको मालूम है हरियाणा में जजपा की क्या हालत है, और भी बहुत जगह पर। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो भाजपा है ये सहूलियत की राजनीति करती है। चुनाव के समय कर्नाटक में कहते हैं कि पीएफआई पर बैन लगाना गलत है, और जैसे ही चुनाव ओवर हो जाता है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई, कुछ ही महीने पुरानी बात है, एसडीपीआई जो कि पीएफआई की लोकल बॉडी है उसके साथ हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब तब उनको पीएफआई के बैन का विरोध करना याद नहीं आता। ये बातें जनता को पता नहीं चलती हैं और इसीलिए परिप्रेक्ष्य देना आवश्यक था। हाँ। अब बात आ जाती है जो बात आपने हमसे पूछी। देखिए, मैंने जो आपको बात अभी बताई 15 पार्टियों के छोड़ के जाने की, और जो रास्ता ढूंढ रही हैं तमाम पार्टियां, हमारे साथ भी चर्चा में हैं, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा के अंदर की टूट है, लेकिन उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है, हेडलाइन मैनेजमेंट है, उसके वजह से वो बाहर नजर नहीं आता। हम तो स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं कि हमारा स्थानीय चुनाव अलग है, हमारे विधानसभा चुनाव अलग हैं, हमारे जनरल इलेक्शंस लोकसभा के जो चुनाव हैं वो अलग हैं, क्योंकि इस देश के अंदर संघीय ढांचा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को, जैसे बुलडोजर जस्टिस पार्टी को ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म मात्र सनातन धर्म नहीं है, उसमें आर्य समाज भी है, उसमें ब्रह्मो समाज भी है, उसमें चिन्मय मिशन भी है, उसमें बहुत सारे उसके सेक्ट्स हैं, और जब ये बात करते हैं एक भगवान की तो ये भूल जाते हैं कि उस धर्म के बाकी सब जो श्रद्धालु हैं, जो अपने अपने अनुसार, हिंदू धर्म एक बहुत लिबरल धर्म है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उसी तरह से ये भूल जाते हैं, लोकतंत्र पे कुंडली मार के बैठ गए हैं, भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो सारे लोगों की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो उनकी इंक्लिनेशंस हैं, वो व्यक्तिगत हैं। और ऐसे में ये समझना, ये कहना कि ऐसा हो गया, या संघीय ढांचे के ऊपर आघात करना, ये कह देना कि हम वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे या यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, ये भूल जाते हैं। इस देश के अंदर 700 आदिवासी समुदायों से लोग ताल्लुक रखते हैं। इस देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, हमारी जो ज्योग्राफी बहुत अलग है।
2 पॉइंट इसलिए उठाया है रजत जी, कांग्रेस इसलिए प्रवक्ता मैं महिमा 5 जी ने। सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगी। पहला 5 सेकंड में अपनी बात हाँ पूरी कर ली। इसलिए रजत जी, जब इंडिया के अंदर ये जो पार्टियां सब साथ में इकट्ठे आई हैं, अग्री टू डिसअग्री करके आई हैं, जो कि लोकतंत्र की रीढ़ होती है। असहमति में सहमत होना, हम असहमति में सहमत हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, आंतरिक हो या बाहरी हो। ठीक है राकेश जी, 2-3 चीजें, एक वही घूम फिर के बात, स्टेट अलग है, लोकसभा वाला चुनाव अलग है। दूसरा, सनातन तक सीमित मत रखिए आप धर्म को। और तीसरा कहा साहब एग्री टू डिसएग्री, क्या गड़बड़ है? और एनडीए में हलचल मची हुई है, घबराहट है, लोग भाग रहे हैं। देखिए, एक बात तो सनातन सत्य है, सदा रहेगा और उसको कोई मिटा नहीं सकता। आप प्रयास करके देखिए, बहुत प्रयास पहले भी हुए हैं, खिलजी ने भी किए हैं, बाबर ने भी किए हैं, कई प्रकार के प्रयास हुए हैं, लेकिन इन प्रयासों से सफलता मिली नहीं है। आज इंडिया अलायंस के जब अलग अलग पार्टनर्स बोलते हैं ना, तो उस पर राहुल गांधी का मौन निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि बिहार से चंद्रशेखर बोलेंगे, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे और वहां से स्टालिन बोलेंगे डीएमके से। अलग अलग पूरी मॉडस ऑपरेंडी की क्रिएट करते हैं कि कौन कौन कहां कहां से मोर्चा संभालेगा। इसलिए हमने कहा है कि आपका सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसको लेकर के है। आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं चला सकती है। सच यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक गठबंधन किसी ने चलाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर कभी भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो न जाने कितनी बार टुकड़े टुकड़े टूटी है। अरे आज ये ममता बनर्जी जिनके साथ आप गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, याद करिए आप ही का तो हिस्सा थी महिमा जी। ये आज जो एनसीपी आपसे अलग हुई थी, ये एनसीपी भी जो विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार जी गए थे, ये भी तो वो महिमा जी की पार्टी का ही हिस्सा थी। ये वाईएसआर कांग्रेस आज जो बनी है, ये भी एक समय में कांग्रेस का हिस्सा थी। कांग्रेस में इतनी बार वैचारिक मतभेद आगे बढ़ी कि पूरी पार्टी खंड खंड टूटी है। और ये हम पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को साथ लेकर नहीं चलती है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। और इसलिए अकेले 2014 में बहुमत बनाने के बाद भी हम गठबंधन पार्टनर्स को साथ में हमने सरकार में शामिल करने का काम किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन फिर भी हमने अपने गठबंधन पार्टनर्स को अपने साथ किया। गठबंधन की राजनीति में आपका योगदान क्या है? किस प्रकार से गठबंधन आपने सत्ता लोलुपता के लिए केवल चलाया, और सत्ता जहां नहीं होती है गठबंधन कैसे खंड खंड टूट जाता है। ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण फिर आपको दूंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में दो लड़कों ने हाथ में हाथ डाल करके लखनऊ की सड़कों पर साथ चले थे, लेकिन 2017 का चुनाव बीता और 27 साल यूपी बेहाल का नारा 32 साल यूपी बेहाल में बदल गया। कांग्रेस पार्टी फिर अलग हो गई। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी की कोई नीति नहीं है, केवल एक नियत है, कैसे भी सत्ता प्राप्त करो। और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के छल प्रपंच करने हो, पाखंड करने हो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। अनूप जी, मैं उत्तर देने दीजिएगा मुझे। महिमा जी एक बात और जोड़ दूं मैं। एक बात छूट गई राजन जी, एक बात और छूट गई। बोलिए लगता है वो बात जरूरी है कहना। महिमा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हेडलाइंस मैनेजमेंट करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। अरे भाई रजत जी, आपके चैनल पर तो कम से कम 3 प्रतिनिधि आपने बिठा रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो कमजोर अवस्था में रखा हुआ है आपने अपने पैनल में, तो कम से कम महिमा जी आपके पैनल में तो ये बात ना कहें। पूरा अवसर आपको मिलता है, ज्यादा अवसर आपको मिलता है, सबसे ज्यादा आप सवाल पूछ लेते हैं। राकेश जी, लेकिन बृजमोहन जी आपकी तरफ हैं, आप उनको इग्नोर मत करिए, वो भी बुरा मान सकते हैं। बृजमोहन जी अब आपकी तरफ है। अरे तो 2 ही हुए ना, अभी भी तो 3 और 2 हुआ ना। मैं कहता रहा हूं 3 और 2 हुआ ना। आप 3-3 करते, आप सुभाषपा भी बैठालते हमारे साथ, निषाद पार्टी भी बैठालते हमारे साथ, आप बिहार के हमारे सहयोगी एलजेपी को साथ बिठालते हमारे साथ। राकेश जी भाई पैनल तो बराबर करिए ना, और उसके बाद भी महिमा जी आरोप लगाएंगे। मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूं। राकेश जी विपक्ष को एक पॉइंट तो दे दीजिए, कम से कम एक पॉइंट आपको बड़ा। देखिए क्या है, जो आदमी पक्ष में होता है फिर आरोप कहता है कि साथ बोल लीजिए। आप मैं पूरा बड़ा दिल दिखाई राकेश जी, और बिठा लीजिए इसमें बड़ा दिल दिखाई गई साहब, आप एक और बिठा लिया करिए। मैं कह रहा हूं रजत जी, एक आध विपक्षी और बिठा लीजिए, मैं पूरा आपका आदर करता हूं, लेकिन कम से कम महिमा जी आप पर आरोप तो न लगावे ना। फिर भी मीडिया पर आरोप लगाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप लेंगे भी हिस्सा और आरोप भी लगाएंगे। महिमा जी, क्योंकि सारे आरोप लिस्ट आपके ऊपर है और राकेश जी भी आज मेरे ही पक्ष ले रहे हैं कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रही, तो एक बार आप बोल दिए, फिर अनूप जी, बृजमोहन जी आ रहा हूं, सरता जी आ रहा हूं आपके पास। महिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता को और भाजपा को तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि घुटनों पे टिके लोग, सुविधा पे बिके लोग, घुटनों पे टिके लोग, सुविधा पे बिके लोग,
गमलों की बरगद की करते हैं बातें, गमलों में उगे लोग, ये भाजपा के लोग वो लोग हैं। मीडिया मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं वो एक लार्जर पिक्चर की बात है। और अभी इन्होंने गठबंधन याद आ गया चलाने गमले की में बात उगा कही। करके आपने इन्होंने पैसे कमाए। वर्टिकल टूट होने की बात कही। देखिए, हस्तक्षेप करने से रोकिएगा, क्योंकि मैंने नहीं किया इनकी सारी अनाप शनाप बातों के बावजूद भी। वर्टिकल टूट की बात हुई है रजत जी, मैंने पहले सहमति में सहमति। हम लोगों को अपने साथ रखने के लिए और सत्ता पे कुंडली मार के बैठने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते। हम जानते हैं भाजपा करती है, और इस समय तो उनकी आतुरता चरम पर है, पराकाष्ठा हो चुकी है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन इसीलिए ये इस बात का प्रमाण है, शुक्रिया है भाजपा के प्रवक्ता का ये प्रमाण देने के लिए कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया के अंतर्गत जितनी भी पार्टियां आती हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सहमति असहमति के बीच का संतुलन बनाया है, बनाना सीखा है। भाजपा की तरह से इंटरनल मैनेजमेंट, राजस्थान में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे की रार को कौन नहीं जानता, और क्या क्या बताएं। शिरोमणि अकाली दल किस तरह छोड़ के गया आपको, टीडीपी के साथ क्या हुआ और शिवसेना के साथ क्या हुआ। अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, अभी कहानी का अंजाम जब होगा 2024 में, तो पूरा देश तालियां बजाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी, बुलडोजर जस्टिस पार्टी जो है, जब औंधे मुंह गिरेगी ना अपने अहंकार पे, तब देश तालियां बजाएगा, क्योंकि लोकतंत्र जीतेगा। ठीक है राकेश जी, आ रहा हूं जरा थोड़ा सा। ब्रिजमोहन जी, आप ही की तरफ से बोलेंगे वो भी। ब्रिजमोहन जी, ये दो विचारों की लड़ाई है, आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, एनडीए और इंडिया। अब इंडिया अलायंस कहती है कि नहीं साहब, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ भी बोल सकते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, और ये जरूरी नहीं कि इतने सारे दल हो तो वो एक तरीके से सोचे, एक तरीके से खाना खाएं, एक तरीके से प्रचार करें। नहीं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके अलावा स्टेट यूनिट सामने सामने होती है, किसी को कोई एतराज नहीं। रजत जी, कॉमन प्रोग्राम तो INDI अलायंस के पास है ही नहीं। उनके पास तो एक प्रोग्राम है सिर्फ, कि कैसे भी कर हम यहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाएं। ये बस एक ही प्रोग्राम है, इसके अलावा कोई कॉमन प्रोग्राम आज तक इन्होंने क्या रखा है देश के सामने, आप मुझे बताइए। आज 4 महीने से ज्यादा हो गए, हाँ। 3 मीटिंग हो गई, वो मीटिंग चलती रहती है इन लोगों की। आज तक ये देश को ये नहीं बता पाए कि आने वाले 5 सालों में ये देश के लिए क्या करेंगे, इनका क्या प्रोग्राम है, देश को किस दिशा में ले जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये पूरी तौर से नितांत भ्रम की राजनीति में इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अब आप देखिए कि आदरणीय राघव चड्ढा जी, जो कि भारतीय जनता आप पार्टी के सांसद हैं, वो क्या बोलते हैं मुंबई की बैठक के पहले, कि हम लोगों के बीच में 3 चीजें बहुत बुरी तरह से काम कर रही है। क्या है वो? महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद। इन पे हमको कंट्रोल करना है। आप मुझे बताइए कि जो पार्टी का नेता इन तीनों चीजों का शिकार बता रहा हो पूरे अपने गठबंधन को, कि हम लोगों में महत्वाकांक्षा भी है, मतभेद भी और मनभेद भी है, हमको सबसे पहले इसे ठीक करना है। तो आप मुझे बताइए, देश के लिए सोचने के, देश के बारे में सोचने का इनके पास वक्त कहाँ है? ये तो सबसे पहले इनको इन तीनों चीजों के ऊपर योजना बनानी है। का नाम लिया है, आम आदमी पार्टी के सांसद। एक बात भी और कहना चाह रहा था कि बेंगलोर में इन्होंने डिक्लेयर किया था, आप पार्टी बेंगलोर की बैठक में, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि हम दिल्ली में बहुत जल्दी INDA अलायंस का एक सेक्रेटरिएट शुरू करने वाले हैं। आज आप बताइए, इतना लंबा समय हो गया, सेक्रेटरिएट का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। तो जो गठबंधन एक छोटा सा ऑफिस ना बना पाए, वो 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मुल्क को प्रोग्राम कैसे देगा? यह है मूल मुद्दा। इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जहां तक आप एनडीए की बात करते हैं, एनडीए में पूरी तौर से एक बात पे एनडीए एक है, हमारे नेता एक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हमको ये पूरा विश्वास है एनडीए के हर पार्टनर को, हर साथी को, कि उनके नेतृत्व में जब हम लोग देश के सामने चुनाव में जाएंगे तो देश के सामने एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना होगी और उसके ऊपर काम करने वाली एक मजबूत सरकार होगी। एक बार रिप्लाई दीजिए, क्योंकि राघव चड्ढा का नाम लिया और उनको कोट किया ब्रिजमोहन जी ने। सरिता जी की अनुमति से एक छोटी सी बात बोल देना चाहती हूं। एक मिनट महिमा जी, एक मिनट, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया है, एक बार सरिता जी को बोलिए। एक बात सरिता जी की अनुमति से एक बात बोल देना चाहती हूँ। ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो कर्नाटक में आज तक विपक्ष का नेता नहीं दे पाए। सरिता मैं यही कह रही हूँ कि ब्रिजमोहन जी और राकेश जी दोनों के बातों का जवाब देती हूँ। मैं जो इस डिबेट की शुरुआत से बोल रही हूँ और अभी भी उसी चीज में कायम हूँ कि कहीं ना कहीं, अभी राकेश जी क्या कह रहे थे कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए जी, यहाँ पे आपने इंडिया के ज्यादा लोगों को बैठा दिया जी, हमारे कम लोगों को बैठाया।
तो ब्रिजमोहन जी और राकेश जी एक ही पार्टी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बराबरी की है हमारे एंकर ने यहाँ पे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस से घबराए हुए लोग हैं, जो इंडिया अलायंस से बौखलाए हुए लोग हैं, जिनको ये पता है कि उनका अंत नजदीक आ चुका है, ये कहते हैं कि आपकी रूपरेखा क्या होगी। हमारी रूपरेखा वही होगी जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को चाहिए। इस देश में रोजगार देना, इस देश में अखंडता को मेंटेन रखना, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में बिल्कुल तार कर दिया है, उसके खिलाफ इंडिया आज खड़ी है। और इंडिया बिल्कुल एक मत से खड़ी है। ये कभी किसी की बात कभी राघव चड्ढा की बात कर देते हैं, तो कभी किसी की बात कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको और लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो भारत की एक परिभाषा है, यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी। हम भारत के लोग इस पर विश्वास रखते हैं। इंडिया अलायंस में आपसी छोटे मोटे नोक झोंक हो सकते हैं, वो तो हर परिवार में भी होता है, लेकिन हमारे में कोई मनभेद नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, आ रहा हूं अनूप सान्याल जी के पास जाओ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, आप लोग सहमत हैं? ठीक है राकेश जी, यूनिटी आप देखिए बिल्कुल अपोजिशन यूनिटी बिल्कुल पैनलिस्ट में है, आप उसको तोड़ नहीं सकते कि आप उसको लड़वा के तोड़ दीजिए। ठीक है, आ रहा हूं सर। अनूप जी अभी तो मामला विधानसभा का है, ठीक है, अखिलेश जी भी प्रचार कर रहे हैं, बंगाल यूनिट में तीखी टिप्पणी हो रही है, पंजाब में दिक्कत है, दिल्ली में भी कांग्रेस की इकाई जो कह रही है, लेकिन ये मामला जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा जहां 80 सीटें हैं और हर आदमी की ख्वाहिश बड़ी होगी वहां पर, जो भी दल इंडिया अलायंस का वहां आएगा, खासतौर से मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो जब इतनी तलखी विधानसभा चुनाव में है तो कैसे मान लिया जाए कि साहब लोकसभा सीटों में ये तलखी और नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल चुपचाप सारा काम सहमति से हो जाएगा? कैसे मान ले इस बात? कोई तलखी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का अपना मिसइंटरप्रिटेशन हो सकता है कि उसको तलखी के रूप में बताते हैं। कोई तलखी नहीं। अभी 3 दिनों पहले मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे यही सवाल किया गया, तो उन्होंने उसका 2 टूक जवाब दिया था कि इंडिया एक है और एक रहेगा और हम साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे का या उसके वितरण का सवाल है, वो हम आपस में निपट लेंगे। अभी हमारे कुछ मित्र ये बात कर रहे थे कि साहब इनका कार्यालय नहीं बना, इनका घोषणा पत्र नहीं बना। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने उन मित्रों को कि सारी चीजें चरणबद्ध ढंग से हो रही हैं और ये निश्चित तौर पे हमारा अलायंस बोल चुका है कि आने वाले समय में हम अपना न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करेंगे और उन कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अब रहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र का सवाल, जिन्होंने मूल जो सवाल इनके ऊपर उठे उसमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने एक सवाल पूछा था कि भाई बताइए कि आपके एनडीए में आप सनातन को लेकर के इतना दर्द है आपके दिल में कि बाकी सब को लेकर के आपको लगता है कि सनातन के विरोधी हो गए हैं, तो आप बताइए कि गोवध का गोमांस खाने का समर्थन करने वाले लोग आपके एनडीए अलायंस में कैसे हैं? क्या उस जगह पे गोवध के सिद्धांत पे आप समझौता कर रहे हैं? हाँ या ना में जवाब इनको देना चाहिए। तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये पूरा इन्होंने भाषण कर दिया कि 2 लड़के यूपी में मिले। हम आपसे पूछें कि शिरोमणि अकाली दल के साथ आप मिलकर के पंजाब में चुनाव लड़ चुके थे, आज शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? उसका जवाब क्या है आपके पास? चंद्रबाबू नायडू जी के दरवाजे पे आप जाके घुटना टेक के खड़े होते हैं, साहब एनडीए में आ जाइए, क्या जवाब है आपके पास? अभी उत्तर प्रदेश में मऊ में उपचुनाव हुआ था, इसी एनडीए अलायंस के ही संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी के बीच में आपस में जुबानी तीर चल रहे थे। तो जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं रिप्लाई कर दीजिए। राकेश भाई को समझा, कहा जो दिक्कत इधर है वही दिक्कत उधर भी है, तो फिर क्यों पत्थर उछाले जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महिमा जी ने सतीश पुनिया जी का और वसुंधरा राजे का नाम लेकर के कहा कि उन दोनों के बीच में तनातनी है। मैं बहुत चुनौती के साथ कह सकता हूं कि कोई एक बयान वसुंधरा राजे जी का या सतीश पुनिया जी का एक दूसरे के विरुद्ध दिखा दे तो निश्चित तौर पर हम इनकी बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे सैकड़ों बयान अशोक गहलोत के सचिन पायलट के खिलाफ और सचिन पायलट के अशोक गहलोत के खिलाफ दिखा सकते हैं।
आज मध्य प्रदेश में सैकड़ों बयान कमलनाथ के दिग्विजय के खिलाफ और दिग्विजय सिंह के कमलनाथ के खिलाफ सैकड़ों बयान दिखा सकते हैं और आपने इंडिया न्यूज पर खूब चलाए हैं। आज टीएस सिंहदेव के बयान भूपेश बघेल के खिलाफ और भूपेश बघेल के बयान अपने कैबिनेट अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ खूब सरलता से दिखाई पड़ रहे हैं। आज किस तरह से राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी का मामला पूरे राजस्थान की राजनीति में किस प्रकार से छाया रहा है। आपके कैबिनेट मंत्री 2,000-3,000 करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही लगाए जा रहे हैं। आज छोटा सा रिप्लाई 10 सेकंड में कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से कैसे कैबिनेट मंत्री ने लूट कैसोट मचा रखी है। महिमा जी, फिर एक बार शुक्रिया भाजपा के प्रवक्ता का याद दिलाने के लिए कि संवैधानिक मूल्यों में से एक अभिव्यक्ति की आजादी भी होती है, जिसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। आपने अपना कीमती वक्त दिया और शामिल हुए देश के सवाल में। कोशिश ये थी समझे इंडिया ब्लॉक में ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल हर पार्टी लीडर्स और वर्कर्स के अपने एस्पिरेशंस होते हैं। ऊपर नेता बैठ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऊपर बैठ के आप अलायंस करें और नीचे आपके वर्कर्स बूथ पर एक साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होता है तो अलायंस का कोई फायदा नहीं होता। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।